वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने जा रहा हूं बिग बॉस में। कितने मीडिया हाउसेस ने इस खबर को छापा है? इंडिया टीवी, इंडिया टाइम्स, एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, जूम टीवी, पिंक विला, इकोनॉमिक टाइम्स। मतलब इस हेडलाइन को देखो जरा। पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी सेट टू मेक अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इन बिग बॉस ओटीटी 2। एक वेबसाइट ने तो इस चीज को कंफर्म ही कर दिया। ध्रुव राठी बिग बॉस ओटीटी एंट्री कंफर्म्ड। तो क्या ये बात सच है? नहीं। अभी तक ना तो किसी ने मुझसे पूछा बिग बॉस में जाने के लिए इस सीजन में, और ना ही मैंने किसी को बोला कि मुझे बिग बॉस में जाना है। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इससे पता चलता है क्या है। बेसर पैर कुछ भी छाप देंगे ये। इकोनॉमिक टाइम्स वाले आर्टिकल के जरा नीचे स्क्रॉल करके देखो, एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। दिस कंटेंट इज ऑथर्ड बाय अ थर्ड पार्टी। प्लीज टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू असर्टेन दैट एनी इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट प्रोवाइडेड इज करेक्ट, अपडेटेड एंड वेरीफाइड। मतलब खुद जो छाप रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे। कह रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पता लगाओ कि ये खबर सच है या नहीं है। सब लोगों से गुजारिश है कि अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट मत करो। आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है कि कुछ भी कूड़ा डालते रहो उसके अंदर। जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उसे सोच समझ के चूज करो। जिस तरीके की एंटरटेनमेंट आप ले रहे हो सोचो जरा उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आपकी जिंदगी में उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय इंटेलेक्चुअल कंटेंट ही कंज्यूम करने की जरूरत। अगर आप नॉन इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट भी कंज्यूम करना चाहते हो फिर भी जरा आप सोचो उसका इंपैक्ट आप पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, अगर बिग बॉस में मुझे इन्वाइट किया जाए तो क्या मैं जाऊंगा बिग बॉस में? नहीं। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें इस शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। मेरी राय में ये एक बहुत ही चीप तरीका है पैसा और फेम कमाने का, जिसका समाज पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज के वीडियो में यही चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या प्रॉब्लमैटिक है इस शो के कॉन्सेप्ट में, क्या ये शो स्क्रिप्टेड है और क्यों ऐसे शोज आपको बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। अगर आप या आपके परिवार में से कोई बिग बॉस देखकर अपना समय बर्बाद करता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब ये खबर आ रही है कि फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं। कहां से इस शो की शुरुआत हुई थी? साल 1949 में राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने एक लेजेंडरी नॉवल पब्लिश करी थी जिसका नाम था 1984। इस किताब में एक डिक्टेटर डिस्टोपियन सरकार की बात करी जाती है जिसे हेड किया जाता है एक अनजान बिग ब्रदर के द्वारा। हर जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। जो हमारी डिक्टेटर सरकार है उसकी नजर हमेशा आप पर है। साल 1999 में नेदरलैंड्स देश में कुछ लड़कों ने एक सिमिलर कॉन्सेप्ट लिया इस नॉवल से और उसे एक टीवी शो में बदल दिया जिसको नाम इन्होंने दिया बिग ब्रदर। इस शो का कॉन्सेप्ट था कि कुछ लोगों को एक घर में रखा जाएगा जो कांस्टेंट सर्वेलेंस में रहेंगे और बिग ब्रदर के कमांड के अंडर रहेंगे। इस टीवी शो के फॉर्मेट को शेप करने में कुछ और पुराने टीवी शो से भी इंस्पिरेशन ली गई थी, जैसे कि एमटीवी रियलिटी शो द रियल वर्ल्ड और 1997 का स्वीडिश टीवी शो एक्सपीडिशन रॉबिन्सन। कुछ समय बाद ये शो काफी पॉपुलर हो गया और दुनिया भर में स्प्रेड होना शुरू हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, चाइना, रशिया, इन सब ने अपने बिग ब्रदर्स बनाए। और जब बात है कि कुछ लोगों को डेली व्लॉग्स देखने बहुत पसंद आते हैं, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं ना जिनके सारे व्लॉग्स ही ऐसे होते हैं कि आज मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश करी, मैंने अपने कुत्ते के साथ खेला, मैं अपनी साइकिल पे चला, फिर मैं शॉपिंग करने गया। लोगों को क्यों ये चीजें एंटरटेनिंग लगती हैं? वॉयरिज्म की वजह से, कि मुझे मजा आ रहा है देखने में कि इसकी पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा है। और शर्म की बात है कि कुछ यूट्यूबर्स इस चीज को एक्सप्लॉइट भी करते हैं कि देखो मेरी बच्ची रो रही है, जल्दी से कैमरा ले आता हूं, अच्छा कंटेंट बन जाएगा। मेरे बच्चे को यहाँ पर चोट लगी, सबसे पहले कैमरा उठाकर उसे फिल्म करो। घर में कोई झगड़ा हो रहा है, उसे सबसे पहले दिखाओ जाकर, ताकि कंटेंट मिले। बहुत से लोग अक्सर एक डेंजरस वन साइडेड पैरा सोशल रिलेशनशिप भी बना लेते हैं ऐसे डेली व्लॉगर्स के साथ। बच्चों को स्पेशली अलाउ नहीं किया जाना चाहिए मेरी राय में कि वो ऐसे डेली व्लॉग्स देखें, बट बनाएं। और जब बात कॉपी करने की आती है तो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थोड़ी पीछे रह सकती है। बिग ब्रदर को लेकर इंडिया में बना दिया गया बिग बॉस। जल्द ही से अलग अलग भाषाओं में भी लॉन्च किया गया, हिंदी के बाद मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। फिर जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए तो अब बना दिया इन्होंने बिग बॉस ओटीटी। बिग बॉस अपनी किताब में बिग ब्रदर का नाम वार्निंग के तौर पर मेंशन किया था। ये स्टालिन और हिटलर जैसी सरकारों को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये डिक्टेटरशिप्स में किस तरीके की टेक्निक्स इस्तेमाल करी जाती हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। टेली स्क्रीन्स पर कैसे फैशिज्म का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, सर्वेलेंस देखने को मिलती है, हर किसी पर नजर रखी जाती है, हिस्ट्री को रीराइट किया जाता है।
एक भेड़ चाल का बिहेवियर देखने को मिलता है जनता में। फैक्ट्स को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और सुप्रीम लीडर के अराउंड एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनाया जाता है। जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, जो सवाल उठाते हैं इस डिक्टेटर सरकार पर, उनके खिलाफ कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, उन्हें एंटी नेशनल घोषित किया जाता है। कई फेमस स्लोगन्स भी दिए थे इस किताब में, जैसे कि इग्नोरेंस ताकत है, आजादी स्लेवरी है, वॉर इज पीस, युद्ध शांति है। आज के दिन भी ये नॉवल बहुत ही रेलेवेंट चीज है, स्पेशली जब सरकारें पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर्स को खरीदती हैं जनता के टैक्स का इस्तेमाल करके लोगों पर सर्वेलेंस करने के लिए, स्नूपिंग करने के लिए। तो अपने आप में ये नॉवल एक मस्ट रीड है। जरूर कहूंगा आपको कि आप इस नॉवल को पढ़िए। अगर नॉवल पढ़ने का टाइम आए तो बिग ब्रदर और बिग बॉस जैसे शोज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस नॉवल से बिल्कुल ऑपोजिट ये आपको चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें दो चीजों का एक हैवी डोज है, एवरीडे सैडिज्म और वॉयरिज्म। पहले सैडिज्म को देखते हैं। इस इंग्लिश वर्ड की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, द टेंडेंसी टू डिराइव प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग और ह्यूमिलिएशन ऑन अदर्स। दूसरों को चोट पहुंचाकर दूसरों की बेइज्जती करने में मजा लेना। शायद आपको ये बात सुनकर काफी शॉकिंग लगे, लेकिन अगर आप बिग बॉस को देखने वाली ऑडियंस हैं तो आप भी इस सैडिस्टिक प्लेजर में हिस्सा ले रहे हैं। नॉर्मली जो सैडिस्टिक पर्सनैलिटी है, इसे एसोसिएट किया जाता है मर्डरर्स या साइकोपाथ से, कि सिर्फ साइकोपाथ लोग ही होते हैं जो दूसरों का खून करके या दूसरों को चोट पहुंचा कर मजा लेते हैं, उन्हें खुशी मिलती है उस काम में। लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज ने एक कम एक्सट्रीम कैटेगरी बताई सैडिज्म की, जिसे एवरीडे सैडिज्म का नाम दिया जाता है। जैसे कि एक 2013 की ये स्टडी जिसे पब्लिश किया गया था रेप्यूटेड जर्नल साइकोलॉजिकल साइंस में, इन्होंने साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे एवरीडे सैडिज्म के ऊपर। कुछ उदाहरण आपको देता हूं। याद करो एंशिएंट रोमन एम्पायर के जमाने में आपने किताबों में पढ़ा होगा कि ये जो कोलोसियम है रोम में, ये पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टेडियम होता था। यहाँ अक्सर दो ग्लैडिएटर्स एक दूसरे से लड़ा करते थे। कई बारी जब एक ग्लैडिएटर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता था तो जनता से पूछा जाता था जो स्टेडियम में बैठी, क्या इसे जाने दिया जाए या फिर इसे मार दिया जाए। बहुत बारी जनता की तरफ से एक थम्स अप दिखता था कि इसे मार दो। अक्सर इस अरीना में एक भूखे जानवर को भेज दिया जाता था, जैसे कि कोई शेर या टाइगर जो इस ग्लैडिएटर से लड़े। ये एवरीडे सैडिज्म का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि स्टेडियम में बैठी जनता एक ग्लैडिएटर की सफरिंग में अपनी एंटरटेनमेंट देख रही थी। हजारों सालों बाद अगर हम टाइम में आगे बढ़े तो आज के दिन बहुत से लोगों को स्ट्रीट फाइट्स देखने में बहुत मजा आता है। जब सड़क पर दो लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, कोई भी रीजन हो, अक्सर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग बस बाहर खड़े होकर उस फाइट का मजा लेते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है कुछ बुलीज, जिन लोगों को बुलिंग करना बड़ा पसंद होता है स्कूल या कॉलेज में, जिनको मजा आता है दूसरों की बेइज्जती करने में या दूसरों को ह्यूमिलिएट करने में। या फिर ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो बिना किसी रीजन के एक साइड में बैठे सड़क पे कुत्ते को लात मारने लग जाएंगे या पत्थर मारने लग जाएंगे, बस क्योंकि मजा आता है उसमें। एक मॉडरेट एग्जांपल इसका हो सकता है ऑफिस के अंदर एक बॉस जो एक एम्प्लॉय के पीछे ही पड़ जाता है बिना किसी कारण से, इसलिए नहीं कि कोई काम कराना हो, बस इसलिए क्योंकि उस बॉस को मजा आता है मेंटल पेन देने में अपने एम्प्लॉयज को। ये सब एवरीडे सैडिज्म के बड़े एग्जांपल्स हैं। मॉब लिंचिंग के लिए अगर हम बिग बॉस पर आए, बिग ब्रदर और बिग बॉस जैसे टीवी शोज भी इसी एवरीडे सैडिज्म को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसी चीज को ये अपीस करने की कोशिश करते हैं। इनका फॉर्मूला है कि लोगों को ये बकवास देखनी पसंद है, उन्हें ये बकवास दो। और सही बताऊं तो बिग बॉस में ये एवरीडे सैडिज्म एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। कंटेस्टेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, अक्सर फिजिकल फाइट्स होती हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर बर्तन फेंकते हैं। एक केस में तो एक कंटेस्टेंट ने बॉइलिंग पानी फेंक दिया था दूसरे के ऊपर। धक्का मुक्की होती है। एक केस में एक कंटेस्टेंट ने चोक स्लैम किया था दूसरे कंटेस्टेंट को। हाँ तो तेरे बाप का भी नहीं है। बाप ने जाना नहीं। ये चीज सिर्फ कंटेस्टेंट्स की तरफ से नहीं करी जाती, बल्कि शो का कॉन्सेप्ट इस चीज को इनकरेज करता है। जैसे कि एक समय पर एक टॉर्चर टास्क दिया गया था कंटेस्टेंट्स को, और इसमें उन्हें चिली पाउडर दूसरे कंटेस्टेंट के फेस पर फेंकना था। उसको उठने दो, उठने दो। मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है, मुझे हार्ट हो रहा है। ऐसी ही कई नॉनसेंस चीजें कराई जाती हैं कंटेस्टेंट से ताकि उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा सके। लोगों को गाय के गोबर में नहाने को कहा जाता है। एक आदमी को कहा जाता है कि वो कुत्ते के बोल से पानी पिए। अक्सर लोग एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स लीक करते हैं जिससे लोगों को रोना आ जाता है।
बॉम्ब भी एक और उदाहरण है इसका। इसी साल मई के महीने में एक बिहार के माइग्रेंट वर्कर को लिंच कर दिया गया केरला में, एक भीड़ के द्वारा, जब एक्यूजेशंस उठे कि वो चोर था। ऐसा ही कुछ हुआ था पालघर के इंसिडेंट में भी, जब 2 साधुस की लिंचिंग कर दी गई थी क्योंकि एक र्यूमर उठा था कि वो चाइल्ड किडनैपर थे। वो अलग बात है कि बाद में कुछ गोदी मीडिया एंकर्स ने इसमें हिंदू मुस्लिम का भी टच डाल दिया था, इसे कम्युनल एंगल देने के लिए। एवरीडे सिटिज्म के ढेर सारे एग्जांपल्स आपको लाइफ में हर जगह देखने को मिलेंगे। अगर सड़क पर कोई बोलता है कि देखो मैंने इस जेब काटने वाले को पकड़ लिया है, 4 लोग वहां आकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वो अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देते हैं कि मैं इसे इसलिए मार रहा हूं क्योंकि इसने जेब काटी है, लेकिन असलियत में ऐसी चीजों में कारण यही होता है, एक सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करना किसी और को मारकर। यही एवरीडे सिटिज्म आपको पॉलिटिकल बाइनरीज में भी देखने को मिलता है, जैसे कि जब जर्नलिस्ट विनोद दुआ का देहांत हुआ था, एक ग्रुप ऑफ लोग थे जो खुशी मना रहे थे इस चीज पे। दूसरी तरफ जब न्यूज एंकर रोहित सरदाना का देहांत हुआ था, दूसरी साइड के कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे जो इस पर खुशी मना रहे थे। अब दोनों लोगों के काम को क्रिटिसाइज करना एक चीज होती है, लेकिन उनके देहांत को लेकर एक सैडिस्टिक प्लेजर लेना, उनकी मृत्यु में अपनी खुशी देखना, ये सैडिज्म का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। लोग अक्सर बहुत सी जस्टिफिकेशंस देते हैं एवरीडे सैडिज्म के नाम पर। कोई कहता है कि ये नेचर का जस्टिस है, कोई कहता है ये तो कर्मा है, लेकिन एक्चुअली में ये सब सैडिज्म है। लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है जब वो किसी को इंसल्ट होते हुए देखते हैं या किसी को ट्रोल होते हुए देखते हैं। पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल्स अक्सर इसी पर बने हुए हैं, जिनके हर एक वीडियो में किसी ना किसी को इंसल्ट किया जाता है, किसी को गाली दी जाती है या किसी को बुली किया जाता है। अब मैं यहाँ पर पूरे रोस्ट फॉर्मेट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रोस्ट वीडियोस बनाना एक कला भी हो सकती है, इसे एक पॉजिटिव